नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर अभिशाप है या वरदान? आज इस मुद्दे पर विशेष प्रस्तुति लेकर हम आए हैं। जलवायु परिवर्तन जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा है, जिससे अत्यधिक मौसम की घटनाएं, खाद्य असुरक्षा, पानी की कमी और बीमारियों का प्रसार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ लोग कुछ स्थानीय अस्थायी लाभ की बात करते हैं, लेकिन यह वैश्विक नकारात्मक प्रभावों की तुलना में नगण्य है और दीर्घकालिक रूप से यह मानव समाज और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी भी है, जिसके लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी विषय है। आज के समय में लोग बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई, राजनीति जैसे मुद्दों पर तो खुलकर बात करते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उनके जीवन का सबसे जरूरी विषय क्या है। आज के समय में लोग उस विषय पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो बस थोड़ी देर के लिए। चलिए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में शायद ही लोग गहराई से बात करते हों, या फिर हम उसे दिखाते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज जो आज के समय में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज के समय में अगर क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया जाता तो वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह जाता। एक स्टोरी डाल दी, एक पोस्ट कर दिया और फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज कोई सोशल मीडिया का विषय नहीं है। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है। ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारी बातें हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इस पर भाषण दिए, कॉन्फ्रेंस की, मीटिंगें हुई, लेकिन वे सारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। नेताओं ने बातें तो की, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही बनकर रह गई। जमीन पर उसका असर बहुत कम देखने को मिला। शायद क्लाइमेट चेंज हमारे जीवन का एक ऐसा विषय बन चुका है जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या हमने कभी शांति से बैठकर इस पर सोचा है, विमर्श किया है? चलिए टीवी 27 के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं जो शायद आपके सोचने पर मजबूर कर देगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन हम उस नुकसान को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कभी हम उसे किस्मत का दोष कह देते हैं तो कभी प्रकृति का, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। आज हम देख रहे हैं कि भारत जैसे देश में हर साल लाखों किसान अपनी फसल खराब होने की वजह से अपनी जान देने पर मजबूर हो चुके हैं। कभी ज्यादा बारिश होने से फसल खराब होती है तो कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती और पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी जमीन पूरी तरह से सूख जाती है। किसान साल भर मेहनत करता है, बीज खरीदता है, खाद डालता है और उम्मीद करता है कि इस साल फसल अच्छी होगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है। फसल खराब हो जाती है, कर्ज बढ़ जाता है और आखिर में किसान के पास अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सिर्फ किसान ही नहीं, शहरों में रहने वाले लोग भी क्लाइमेट चेंज का असर रोज महसूस कर रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे, बुजुर्ग बीमार पड़े हैं। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं है, ये भी क्लाइमेट चेंज का ही असर है। आज के समय में बहुत से लोग पहाड़ों पर जाना, बर्फबारी देखना और ठंडी जगहों पर घूमना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बर्फबारी समय पर नहीं हो पा रही है। वहाँ के लोग, जिनका जीवन पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर होता है, आज बहुत मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं। लोग वहाँ घूमने तो नहीं जा रहे, होटल खाली पड़े हैं। साथ ही टैक्सी और गाड़ी चलाने वाले लोग काम के लिए बहुत बुरी तरह से भटक रहे हैं। और इस सब के लिए जिम्मेदार आखिरकार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि एक ना सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि एक देश के लिए, बल्कि पूरे संसार यानी कि पूरे देश के लिए वो मुद्दा बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ पर्यावरण की। क्लाइमेट चेंज जो जिस तरीके से पूरी दुनिया का पर्यावरण जो चेंज हो रहा है उसकी हम बात करें। जिस तरीके से आप देखते हैं ये पूरा जनवरी का इस टाइम जो महीना चल रहा है, लेकिन जो सर्दी की बात करें बीते 2 दिन सर्दी पड़ी है, बाकी सब ऐसे ही है। जिस तरीके से बात करें समय पर बारिश नहीं होना, लगातार जो पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होनी, उस पूरे मामले को लेकर आज हम बात करेंगे। क्योंकि लगातार आमतौर पर देखने को मिलता है जब हम टीवी चैनल या समाचार देखते हैं तो धर्म की राजनीति पर बहस, बेरोजगारी पर बहस, लेकिन जो इस दुनिया के लिए, संसार के लिए बेहद ज़रूरी है पर्यावरण, उस पर बहस नहीं होती। क्योंकि दिखावा हर कोई करता है, चिंता हर किसी के मन में होती है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया के इस ज़माने में सिर्फ एक स्टेटस या फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर रह जाते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा, किस तरीके से जीवन जीना है, जो हमारे आने वाले भविष्य है किस तरीके से वो रहने वाला है, उस पर कोई चिंता जाहिर नहीं करता है। इस वक्त मैं बात करूं तो दिल्ली में हमारी मौजूदगी है। दिल्ली का मैं मौसम आपको दिखाऊं तो अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं और 4 बजे का मौसम आप देख सकते हैं। हल्की मल्की धूप है, लेकिन वहीं आप देख सकते हैं प्रदूषण के कारण जो मौसम में काफ़ी जो है गिरावट देखने को मिलती है। दिल्ली में मौजूद है तो वहीं आप दिल्ली के जो जिस तरीके से पोल्यूशन से हालात देख सकते हैं, बद से बदतर जो यहाँ के जो पोल्यूशन से हालात वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में आप रहते हैं। अच्छा हर्ष, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, सर्दी अच्छे से नहीं पड़ रही है, पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों पे मतलब बर्फबारी नहीं हो रही है, तो पर्यावरण का जो एक जो खेल बिगड़ा हुआ है उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, कैसे आप देखते हैं? एक छात्र हैं आप। सही बात है, क्योंकि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण हर साल मुद्दे का विषय रहा है और ऐसे में देखा जाए तो साफ है कि सरकार के पास इसके लिए कोई नीति नहीं है। हर बार ऑड इवन या फिर ऑड इवन और पराली जलाकर, ये सब एक बहाना है। असल में आप देखिए तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में 12 से अधिक थर्मल प्लांट हैं जो कि बिजली कोयले से पैदा करते हैं। और ऐसे में होता है क्या कि वो थर्मल प्लांट जो पराली जलाई जाती है उससे 16 गुना ज़्यादा प्रदूषण करता है। तो ऐसे में सरकार को इसके लिए नीति बनाना होगा कि उसको या तो कहीं और सेटल करे या फिर उसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए। और अगर हम सरकार को भी उतना दोष कैसे दे सकते हैं जब हम खुद नहीं उसको नीति अपना रहे हैं? क्योंकि सरकार कानून बनाती है, लेकिन कानून पे चलना हमारा फर्ज है, जो कि एकजुट होकर इसके लिए प्रदूषण के खिलाफ हम लोग को मुहिम चलाना होगा और तभी प्रदूषण को हम लोग हरा सकते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से जो प्रदूषण के चलते या पर्यावरण का जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, क्या आम नागरिक भी या सुरक्षा मतलब सरकार के साथ आम नागरिक भी उसका जिम्मेवार है, जिस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल जिम्मेवार है। अगर सरकार कहती है ऑड इवन या फिर 2014 के बाद कोई भी गाड़ी हैं जो नहीं चलेंगे, लेकिन हम लोग उसको कहाँ रहे हैं, उसको तो देख रहे हैं। कानून, अगर वहाँ पे पुलिस खड़ा है, गाड़ी चल रही है, अगर जैसे ही देखे कि गाड़ी इसके 2014 के पहले है तो गाड़ी या उधर लगा देते हैं, प्रशासन को देख के डर जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन अगर कितना भी रहे, लेकिन खुद जब तक नहीं उतरेंगे कि हाँ हमारी गाड़ी इतनी पुरानी है, तो हम वो लेकर रोड पे ना चलेंगे जो कि धुआं ज़्यादा दे रहा हो। लोग जिम्मेवार हैं, आम लोग बिल्कुल जिम्मेवार हैं। अगर खुद सुरक्षा नहीं करेंगे तो सरकार कहाँ तक आपको क्या क्या कर देगी? वही कहना है कि कहीं ना कहीं आम लोग जो है इसके जिम्मेवार हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? सर मनीषा। मनीषा, आप भी पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा मनीषा जी, ये बताइए, जिस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपने देखा होगा कि जनवरी आ गई है लेकिन अभी तक सर्दी जो जिस लेवल की पड़नी चाहिए नहीं पड़ रही है,
तो क्या लगता है इसका जिम्मेवार कौन है और इस पर काम होना चाहिए? सरकार की बात करें, सरकार काम करे उस चीज़ पर, पर्यावरण को लेकर? सब पहले तो आम जनता काम करनी चाहिए इस पे, क्योंकि जो हम मेन मोटिव होता है जो वेस्ट कचरा वगैरह होता है लोग थ्रो नहीं करते, उसको भी जला देते हैं, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी इसकी वजह हो सकती है। और बाकी जैसे जो किसान होते हैं हरियाणा में, पंजाब में, लाइक दिल्ली में भी, दिल्ली में हो गया, यूपी में हो गया, तो वो लोग जो पराली काटते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एंड देन अगर इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लाइक पराली काटते टाइम हम पीसीओ का यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि कुछ मशीन्स होती हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन नहीं फैलता इतना। तो साफ तौर से छात्रों का भी यही कहना है, कहीं ना कहीं जो है आम जनता है वो भी इस पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी यानी इसकी जिम्मेवार है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं नोएडा में रहती हूँ। अच्छा गरिमा, ये बताइए, नोएडा में आप रहते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी सर। अच्छा, आप आने वाला भविष्य है। आमतौर पर अमूमन ये देखने को मिलता है, जिस तरीके से टीवी चैनल हो, समाचार चैनल हो या अखबार हो, तमाम बेरोजगारी के मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो, सीएम पीएम तमाम कुछ मुद्दे हो, सबकी बहस भी होती है, प्रदर्शन भी होते हैं, लगातार सड़कों पर भी लोग उतरते हैं। लेकिन इस संसार के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पर्यावरण। पर्यावरण के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। जनवरी का मौसम है, सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। पहाड़ों में बात करें, पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हो रही है। तो कैसे देखते हैं जिस तरीके से पर्यावरण के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है? सर देखो, मैं सबसे पहले कहूँगी कि जैसे आम जनता जो होती है वो सरकार पे तो इल्ज़ाम लगा देती है कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको देश को आगे ले जाना है या खुद की समस्याएं ख़त्म करनी है तो सबसे पहले आपको उसमें भागीदार होना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉ तो पास करती है, बहुत सारे कानून भी लगाती है, लेकिन लोग क्या है वो मानते नहीं है, सुनते नहीं है। जैसे देखिए, दिवाली से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया था कि आपको पटाखे नहीं जलाने, लेकिन लोग नहीं माने, कितना पॉल्यूशन देखने को मिला। और कई जगह तो ऐसी न्यूज़ें भी आ रही हैं कि लोग पॉल्यूशन के चक्कर में मतलब दम घुट के मर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं सरकार का साथ देना चाहिए, और ये जो आपके पटाखे वटाखे जो जलाते हैं, या आप शादी में भी देख लीजिए कितना ज़्यादा जो पटाखे जलाते हैं, वो सब कम करें और कोशिश करें कि कम पॉल्यूशन फैलाएं, गंदगी कम फैलाएं, और थोड़ा सा खुद भी रिस्पॉन्सिबल बने। क्या लगता है, अभी आप छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जिस तरीके से अभी आप उमन देखने को मिलता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, वो भी एक पर्यावरण का एक हिस्सा है। जब एक अपनी एक एज पर आ जाएंगे, जब एक अपनी एक उम्र पर आ जाएंगे, क्या लगता है उसका एक बड़ा जो खामियाजा एक नागरिक को, यानी कि आप जैसे जो नागरिक हैं उनको भुगतना पड़ेगा? सर बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। कि अभी से ही देख लो, हम यंग हैं, हम अगर दिल्ली जाते हैं, गाज़ियाबाद जाते हैं, तो गाज़ियाबाद भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वाला एरिया है, तो रात में अगर जाते हैं तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, घुटन महसूस होती है। और पॉल्यूशन तो हमारी दिनचर्या का एक सबसे ज़रूरी है, अगर वो है तो हम हैं, तो ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी एज वेज भी कम हो, हम शायद उतना ना पहुंच पाएँ जितने पहले के लोग पहुंचते थे। और आप देख भी रहे हो, लोगों को हार्ट अटैक जो कम हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, और एज पे तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। जैसे इस पूरे मामले पर जो है किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, या कौन इसका जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं सरकार के साथ आम जनता भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, हमें सरकार पे नहीं थोपना चाहिए कि वही जिम्मेदार है। मैं बस यही कहूँगी कि सरकार जो लॉ पास कर रही है पॉल्यूशन के लिए, और उसमें हमें भी भागीदार होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? संस्कृति। संस्कृति, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद। गाजियाबाद आप रहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं पहाड़ों की बात करूँ, लोग दूर दराज से घूमने जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ, दोस्तों के लिए जाते हैं। पहाड़ों की बात करूँ, वातावरण वहाँ का भी काफ़ी बेकार है। जिस तरीके से वहाँ समय से पहले नवंबर में बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है जनवरी चलिए फिर भी बहुत कम बर्फबारी कम बर्फबारी वहाँ को देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे, पर्यटक स्थल भी है, जो पहाड़ भी है, वहाँ भी लोग जो घूमने जा रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे आपने बोला पहाड़ों पे, तो देहरादून बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह होती थी, तो और देहरादून मैं वहाँ रह के भी आई हूँ अभी, तो देहरादून का भी जो AQI है वो 300-400 के पार गया है। तो इस बार तो पॉल्यूशन की जो हालत है वो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और अगर हम करें बात कि सरकार इसमें कुछ कर रही है, तो मुझे नहीं लगता सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि अगर आप देखिए हम लोग जागरूक हैं, तभी बीच में आपने सुना होगा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेनजी जितने भी हमारी एज के जो यूथ लोग हैं वो सब आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट क्या हुआ, सरकार ने उन्हें जेल पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ AQI के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। तो लोग क्या कर सकते हैं? लोग अपनी तरफ से सिर्फ प्रोटेस्ट ही तो कर सकते हैं।
जितना वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सरकार की ये गलती है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप चाहे ऑड इवन का गाड़ी वाला सिस्टम लेके आएँ, चाहे आप जो गाड़ियाँ चलती है जिससे जो प्योरीफायर होता है, लोग सड़क पे जो प्योरीफायर लगाते हैं, प्योरीफायर लगाते हैं, वो सारी चीज़ें लगाए। तो मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली इसमें लोगों की गलती है, कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो बहुत ऐसे सख्त नियम ला सकती है जो लोग निभाए। जैसे अगर हम ट्रैफिक चालान की बात करें, लोग निभाते हैं अब, वैसे ही अगर पॉल्यूशन को लेकर आप लेके आएँ तो शायद लोग निभाएं, लेकिन अगर सरकार ढीला छोड़ देगी तो लोग तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। गरिमा, इसका जिम्मेवार आप किसको मान रहे हैं? मैं सरकार या देश की जनता, या क्योंकि ये पर्यावरण पूरी दुनिया के लिए है, तो किसको जिम्मेवार आप मान रहे हैं? मुझे लगता है दोनों इक्वली जिम्मेदार है, बट सरकार जो गवर्नमेंट ये देश चला रही है, गवर्नमेंट के हाथ में सारे रूल्स हैं। हम खुद से कोई रूल नहीं लेके आ सकते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में अगर सारे रूल्स हैं तो गवर्नमेंट ही रूल लेके आ सकती है। अगर आप रूल लेके आएंगे कि हाँ ऑड इवन में गाड़ी चलेगी, और अगर कोई गाड़ी उस चीज़ का उल्लंघन करती है, आप फाइन लगाएं। जब लोगों को पता चलेगा हाँ रूल है, तभी तो लोग फॉलो करेंगे। अगर आप रूल नहीं बनाएंगे तो लोग फॉलो कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट को रूल निकालने चाहिए। एयर प्योरीफायर जो होते हैं वो रोड पे जो लगाते हैं बीच बीच में, वो सब लगाने चाहिए। जो गाड़ियाँ निकलती है, जो स्प्रिंकल गाड़ियाँ होती है, वो लगानी चाहिए। अगर आपको पता है कि देश का पोल्यूशन बहुत खराब होता जा रहा है, बहुत भयानक स्थिति में 800-900 पार चला गया दिल्ली का, तो आपको रोज हर 1 घंटे में वो गाड़ी निकालनी चाहिए। आप इतना ज़्यादा बजट निकालते हैं। जिस तरीके से सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, क्या लग रहा है कुछ हद तक इस पर असर पड़ेगा? फॉर्मेलिटीज कर रही है? मुझे लगता है कि अभी सरकार फॉर्मेलिटी कर रही है सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मैं रोज आती जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक गाड़ी जा रही है तो पूरे दिन में उस रास्ते में सिर्फ एक बार वो गाड़ी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो एक गाड़ी से पॉल्यूशन कम होगा। आपको हर घंटे वो गाड़ी निकालनी होगी। आप सड़कों पे लगा सकते हैं, जो पोल होते हैं वहाँ पे एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सरकार नहीं कर रही है। कितना तकलीफ का सामना करना पड़ता है अभी अचानक से दिल्ली का काफी ज्यादा बहुत। मैं डेली गाजीपुर की साइड से आती हूँ। अगर आप किसी दिन वहाँ से आएंगे आपको पता चलेगा बहुत बुरा वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। गाजीपुर का जो पूरा वो पहाड़ है, कूड़े का पहाड़, वो दिन रात जलता है। और आप सोचिए, मैं तो वहाँ से सिर्फ ट्रैवल करती हूँ, 5 मिनट का जो रास्ता होता है, मेरे को इतना बोल होता है कि मेरे को मुंह ढकना पड़ता है, मेरे को हेलमेट लगाना होता है। जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत कितनी ख़राब होगी। तो कुछ और यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर तमन्ना, तमन्ना, कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ सर, अभी पढ़ाई चल रही अभी है। आपकी एज क्या है? सर 21। 21। आपकी काफ़ी कम एज है। अच्छा ये बताइए कि आपके जो दोस्त हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे थे लगातार जो पर्यावरण को लेकर, आप देख रहे हैं पर्यावरण के जो हालात है काफ़ी जो है बद से बदतर है, क्योंकि ये एक राज्य के लिए नहीं, ना ही एक देश के लिए, बल्कि पूरे संसार, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण का सुधार जो है कैसे लाया जा सकता है? पर्यावरण में क्या कुछ नया करना पड़ेगा, या किन चीज़ों का जो हमने एक जो है ध्यान रखना पड़ेगा ताकि पर्यावरण में सुधार आए? सर जैसे आप देख सकते हैं अभी ठंड का मौसम हो रहा है, तो लोग ज़्यादातर कूड़ा जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं हाथ तापने के लिए। तो सर वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो मौसम मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर देता है। मतलब ये सोचते हैं कि थोड़ी सी लकड़ी जला देंगे, पर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। और जो गंगा की साइड कूड़ा वगैरह डालते हैं उससे भी पोल्यूशन होता ही है, मतलब नॉइस, मतलब सारा मौसम खराब ही हो जाता है। तो ये चीज़ सर ध्यान रखनी आपने बात करते हैं गंगा, यमुना, तमाम जो नदियां हैं। हम दिल्ली में हम और आप रहते हैं, तो दिल्ली में अक्सर आपने देखा होगा, खबरें पढ़ी होंगी, दिल्ली में पानी कम, झाग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो वो भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जिस तरीके से गंदा पानी जाता है, वो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार हैं। यस सर बिल्कुल है, क्योंकि फैक्ट्रीज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली या फिर गाजियाबाद साइड में। वो बहुत पोल्यूशन देती है, और कूड़ा जितना होता है वो सर नदियों में ही जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सरकार को भी नोटिस करनी चाहिए। और जैसे अब गरिमा ने दिवाली की बात करी कि पटाखे फोड़ते हैं, अगर सरकार ये बोलते हैं कम पटाखे करो, तो वो बेचते ही क्यों है? सर सबसे बड़ी चीज़ ये, उन्हें बैन ही कर देना चाहिए। अगर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल रही है ना, तभी तो फोड़ रहे हैं। तो वो चीज़ बैन हो जानी चाहिए प्रॉपर। सरकार बस सिर्फ ये बोलती है कि नहीं फोड़ने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उस पर प्रॉपर एलिगेशंस भी होने चाहिए ना कि मिलने ही नहीं चाहिए। वो सरकार कहीं ना कहीं हद तक बैन तो लगाती है, लेकिन जो आम नागरिक है उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उन चीज़ों को कम करना चाहिए जिस चीज़ों को पर्यावरण को नुकसान होता है। अच्छा, जिस तरीके से क्या देखते हैं आप, सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन उन योजनाओं का जो है आम जनता हो या आम नागरिक हो पालन नहीं कर पाते। सर वही है कि हमारे इंडिया में अदर कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो लोग थोड़े जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार तो हैं। क्योंकि आप देखो, इन्होंने अभी बात करी दिवाली में, लोग अगर सरकार ला रही है तो लोग ब्लैक में भी बेच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार उन पे छापे भी मारती है। आप ऐसे कई बार सुना होगा आपने कि दिवाली पे कितने लोगों को पकड़ा गया ब्लैक में। तो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार तो हम सभी लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सरकार पे हम सब कुछ थोप नहीं सकते हैं, हमें खुद भी तो जिम्मेदार बनना होगा। पड़ेगी। तो क्या लगता है जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं,
लेकिन काम जो जनता के हित के होने चाहिए, जो पर्यावरण के हित के होने चाहिए, जो इस संसार को बचाने के लिए होने चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उस पर काम नहीं हो रहा है। लगता है आपको? सर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा है, हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, कर रही है सरकार। जैसे देखो आप दिल्ली में कि अभी सरकार ने देखो अभी बैन लगाया है, लॉ भी पास करा है कि आप जो तंदूर वगैरह होते हैं, लकड़ी वकड़ी ना जलाए। अगर किसी को देखा गया तो उस पर जो भी है उसका चालान कटेगा। जो भी है BS4, हाँ, गाड़ियाँ भी जो कम पॉल्यूशन वाली हैं, तो ऐसे नहीं है, कर रही है सरकार भी। लेकिन वही घूम फिर के कि लोग गैर जिम्मेदार कुछ ज़्यादा लोग हैं। तो तमाम जो यहाँ पर छात्र थे, तमाम जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट थे, हमने पर्यावरण को लेकर उनसे साफ तौर से बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर से सरकार के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी जिम्मेवार जो है लापरवाही के मामले में ठहराते नजर आए हैं। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में हम आमतौर पर जो है देखने को मिल जाता है कि तमाम जो AQI लेवल है, कभी 400 पहुंच गया है तो कभी 500 पहुंच गया है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का हिस्सा है। दूर दराज की बात करें, जब पहाड़ों में लोग घूमने जाते हैं तो तमाम तरीके के वहाँ कचरा फैलाते हैं। दिल्ली से तमाम या गुड़गांव से तमाम राज्यों से वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, जिसके कारण पोल्यूशन स्तर बहुत बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं तक जो वहाँ का पर्यावरण है उसको नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण वहाँ समय से बारिश नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ समय से बर्फबारी नहीं हो पाती है। और एक वहाँ पर जो प्रकृति है अपना एक भयंकर रूप दिखाते हुए, तमाम जो धराली हो, तमाम जो वहाँ तमाम बादल फटने की आपदाएं हो, जिसके कारण वो आपदाएं आती हैं और जनमानस को नुकसान पहुँचता है। अगर सरकार और इंसान ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर काम नहीं किया, तो आने वाले टाइम में इंसानियत के लिए, जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, हर चीज़ का खामियाजा भुगतने के लिए इस जनता को तैयार रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिमालय की। हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, हिमालय हमारे देश की जीवन रेखा है। यहाँ से वो नदियाँ निकलती हैं जो करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय सबसे ज्यादा खतरे में है। आज हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जहाँ पहले सालों तक बर्फ जमी रहती थी, आज वहाँ सिर्फ पत्थर और सूखी जमीन दिखाई देती है। ग्लेशियर्स पिघलने का मतलब सिर्फ पानी बढ़ना नहीं होता, इसका मतलब है कभी अचानक बाढ़ आ जाना, कभी भूस्खलन होना, कभी पूरे के पूरे गांव का बह जाना। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ी। यूँ तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है हम बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन पर डिबेट्स करते हैं, उन्हें लेकर शोध करते हैं और साथ ही साथ उन पे ये अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो विषय कितने ज़्यादा अहम माने जाते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पिछले कुछ 4 से 5 सालों की बात कर लूँ तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से धर्म, जाति, बुरखे को लेकर या जिस तरह से हिंदू मुसलमानों को लेकर हमने बहुत अहम चर्चाएं की है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है, ये महसूस किया है या ये कोशिश की है कि हम कभी पर्यावरण पर भी डिस्कशन करें, पर्यावरण पर भी कभी हम बातचीत करें? कितना अहम हो जाता है। अब इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ या आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि पेड़ों की कितनी ज़्यादा कमी है। अगर हम दिल्ली NCR से लेकर अगर शहरी क्षेत्रों की बात कर ले तो वहाँ लोगों को कितनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और समस्याएं सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि लोग पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बातचीत करने को तैयार नहीं है। बातचीत करने को तैयार इसलिए नहीं है, उसका मुख्य कारण जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उस पर हमें TRP नहीं मिलती है, उस पर हमें वो मसाला या उस पर हमें वो मौज नहीं आती है जो हम देखना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं साफ तौर पे लोगों को आपस में भिड़ने में जो संतुष्टि मिलती है वो शायद एक पेड़ लगाने में वो संतुष्टि नहीं मिलती है। मुझे पुराने समय की वो एक कहानी याद आती है, जब पेड़ों की कटाई की लोग बात सुनते थे तो एफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ों को लेकर पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो जाते थे ताकि उनके वहाँ के पेड़ों को ना काटा जाए। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो हमने न जाने कितनी आपदाएं, न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें देख ली जिसके बाद से आज ये समय आ चुका है कि धराली में कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। उसके पहले हमने उत्तराखंड में कई सारी त्रासदी देखी जिसमें लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी और वजह आज भी वही, सवाल आज भी वही और खड़े ये होते हैं कि आखिरकार इसके पीछे सोचेगा कौन, विचार कौन करेगा? क्या सिर्फ
सवाल मेरा ये है कि बैठ के करना काफ़ी है क्या? सिर्फ बैठ के करने से, निर्णय लेने से, आपस में बातचीत करने से वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ पाएंगी जो होनी चाहिए? आज हम अपने दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, ये सवाल हमें आपसे एक बार पूछना चाहिए कि हम क्या निर्णय लेते हैं। न्यू ईयर आता है, अभी नया साल सबने मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया, लेकिन क्या नए साल पे हमने कोई रेजोल्यूशन लिया? क्या हमने अपने आप से कोई प्रॉमिस किया कि हमें एक पेड़ लगाना है? वैसे तो कई बड़े जो पार्टियां हैं वो ये निर्णय लेती हैं, प्रशासनिक अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि किस तरह से पेड़ को लगाया जाए। माँ के नाम पे पेड़ लगाया जाता है, पिता के नाम पे पेड़ लगाया जाता है, लेकिन क्या हम उस पेड़ का संरक्षण कर पाते हैं? क्या हम उस पर डिबेट कर पाते हैं कि पेड़ों को लगाना कितना ज़रूरी है? हर साल हम खबरों में देखते हैं कि कैसे सड़कें बढ़ जाती हैं, बह जाती हैं, लेकिन घर टूट जाते हैं और लोग अपनी जानों को गंवा देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हम सब कुछ वैसा का वैसा भूल जाते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हिमालय के ग्लेशियर्स इसी तरह पिघलते रहे तो आने वाले समय में भारत को पानी की बहुत बड़ी कमी झेलनी पड़ेगी। आज जो नदियां पूरे साल बहती हैं, कल वो सिर्फ बारिश के मौसम तक ही रह जाएंगी। और सबसे ज्यादा बात, जब पानी ही नहीं होगा तो खेती कैसे होगी, खाना कहाँ से आएगा, और सबसे बड़ा सवाल, जीवन कैसे चलेगा। आज हम देख रहे हैं कि कभी बिना मौसम बारिश हो रही है तो कभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जीना मुश्किल हो गया है। ये सब प्रकृति का गुस्सा नहीं है, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। पेड़ काटना, प्रदूषण बढ़ाना और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब क्लाइमेट चेंज को और तेज कर रहा है। साथ ही ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। अब समय आ गया है कि हम क्लाइमेट चेंज को सिर्फ न्यूज चैनलों की खबर न बनाएं, इस पर सिर्फ बातें न करें, बल्कि इस पर सर्च से सोचें और सर्वे करें। क्योंकि अगर आज हमने प्रकृति को अनदेखा किया तो कल प्रकृति भी हमें जरूर अनदेखा कर देगी। पर्यावरण की दुर्दशा और मानव जीवन पर उसके प्रभावों को लेकर 1960 के दशक में रेचल कार्सन की धमाकेदार किताब द साइलेंट स्प्रिंग सामने आई थी। इसमें लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि प्रकृति पर नियंत्रण एक ऐसी शब्दावली है जिसे अहंकार वाली अवस्था में गढ़ा गया है, जो जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र के उस पुरातन पंथी युग में सामने आया जब यह माना जाता था कि कुदरत का वजूद इंसान की सहूलियत के लिए है। शायद ही ये कोई इत्तेफाक था कि कार्सन की किताब सामने आने के बाद पर्यावरणीय आंदोलन और ईंधन संकट एक ही वक्त पर देखने को मिले। ईंधन की तेजी से बढ़ती मांग और उससे भी ज्यादा तेज गति से तेल और प्राकृतिक गैस की भंडारों में आ रही गिरावट, इन दोनों घटनाओं के पीछे के साझा मौलिक कारण रहे थे। उत्पादन के नजरिए से तेल और गैस के भंडारणों में कमी आने से नए सिरे से कोयले पर निर्भरता लाजमी हो गई। इसके साथ ही तट से दूर खुले समुद्र में और सुनसान जंगली इलाकों में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा मिला। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।